नमस्कार, मैं हूं अली शरर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास शख्सियत। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम देश के तमाम बड़े चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर भोला सिंह, जो कि बुलंदशहर बीजेपी से मौजूदा सांसद हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे उनके राजनीति जीवन के विषय में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपने राजनीति कैसे शुरू की, क्योंकि आप तो खुद एक डॉक्टर हैं। हाँ, धन्यवाद। तो राजनीति कैसे शुरू की, मैं डॉक्टर के साथ साथ गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूं और इसी लोकसभा के विधानसभा शिकारपुर मेरा गांव है। 2007 में कुछ लोकल लोगों ने प्रयास किया कि मतलब मैं राजनीति ज्वाइन करूं, लोगों की सेवा करूं, और उनके प्रयास से मैं इस तरफ आया। और आने के बाद फिर मैंने 2007 में इलेक्शन भी शिकारपुर विधानसभा से लड़ा। 20 दिन का समय था, कुछ ही वोटों से वो हम नहीं जीत पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की और 2014 में पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया और तभी से बुलंदशहर के जो छूटे हुए काम थे, विकास के कार्य थे, उनके लिए प्रयासरत होकर अपनी भागीदारी देके उनको पूरा कराने का प्रयास में सर। जो आपका कार्यकाल रहा राजनीति जीवन में, वो कैसा रहा? मैं बाबूजी के उसमें था, और लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैंने 2009 में भी टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, तो टिकट नहीं मिला। 2014 में सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाकी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती हैं, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं राजनीति में। अच्छा, कृषि कानून को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज लगभग 88 दिन हो चुके हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए। क्या वजह मानते हैं आप, सरकार क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रही है किसानों को? देखिए, सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पहले मैं आपको बताऊं कि देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने किसानों की आय दोगुना करने की बात की, और आय दोगुना करने की बात करने के साथ साथ योजनाओं से वहाँ तक पहुँचाने का कार्य शुरू किया। चाहे वो किसानों के लिए किसान फसल बीमा की शुरुआत हो, चाहे किसान चैनल की शुरुआत हो, और किसान किस तरीके से आमदनी डबल करे जिसमें उसकी लागत कम लगे, पैदावार अच्छी हो और उसका अच्छा रेट उसको मिले। तो इस चीज़ को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अनेकों योजनाओं से किसानों को मिलने वाले, कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रों पर सब्सिडी देने के साथ साथ किसानों के लिए, आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 2014 से पहले यूरिया के लिए मारामारी करनी पड़ती थी। ब्लैक में यूरिया मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया करके उस दिन से लेकर आज तक किसी किसान को यूरिया के लिए समस्या नहीं होती। प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने किसान के नाम पे कुछ देने की शुरुआत की है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो करीब 9,000 करोड़ के किसानों के उसमें गई है। उसका किसी ने शुरुआत ही नहीं की। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है वो अगर सच माने तो वो किसान के हितैषी नहीं है। वो नहीं चाहते कि किसान बिना दलालों के अपनी पैदावार को अपने मन के मुताबिक रेट पे कहीं बेच सके। वो नहीं चाहते कि किसान को स्वतंत्रता उसके उसमें हो। वो नहीं चाहते कि किसान की आमदनी डबल हो। संसद में कोरोना काल के उसमें किसानों की चिंता करते हुए हमारी सरकार ने पास किया, संसद में बहुमत से पास हुआ, लोकसभा में बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, और उसके बावजूद भी हमारी सरकार के मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार प्रयास किया कि लोग बताएं कि उस बिल में कमी क्या है, क्या वो चाहते हैं जिसका हम उसमें निस्तारण उसका करें, अमेंडमेंट उसमें करें। लेकिन कोई व्यक्ति आज तक ये नहीं बता पाया कि इस बिल में ये कमी है। कोई ये नहीं बता पाया कि इस बिल के आने से किसान को ये हानि होने वाली है। कोई ये नहीं बता पाया कि किसान के साथ में सरकार ये बिल इसमें ये बदलाव करे तो ये किसान को लाभ हो, क्योंकि बताने के लिए कोई मुद्दा उन पर नहीं है। पॉलिटिकल सपोर्ट है, बाहर के लोगों का सपोर्ट है, लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा होता है, लाखों रुपए का
पैसा ऊपर से आ रहा है, कनाडा से बतेरा पैसा आ रहा है, तो उसके लिए लोग लगे हुए हैं। और वही ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि विकास इस देश में हो, वही ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश जो मान सम्मान स्वाभिमान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बढ़ा है वो बरकरार रहे। सौभाग्य की बात। अच्छा, आपकी सरकार के मंत्री और अनेक प्रवक्ताओं का ये कहना है कि विपक्ष इसे तूल दे रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है किसानों के ऊपर, जबकि सही किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। ये सच है कि मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरे भी घर खेती होती है। और वो जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो वहाँ पे ऐसे हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए कि किस तरीके से उनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी बढ़ी, कैसे बढ़ी, क्या उनके आमदनी के सोर्स थे, जिन लोगों ने जो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, किसान के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, कम से कम वो किसान को ये बता दें कि उनकी प्रॉपर्टी दोगुनी तिगुनी चौगुनी कैसे हो गई। उनके पास कोई रास्ता होगा, बाकी किसानों की क्यों नहीं हुई, वो ये फार्मूला बताएं तो अच्छा। और फार्मूला सबके लिए होना चाहिए ना, किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए। तो आप अगर उनके पास कोई फार्मूला है किसान की ज़मीन बढ़ाने का, किसान को अच्छे पैसे देने का, तो बताएं ना, सबको बताएं। खाली खुद ही उसका लाभ क्यों ले रहे हैं? तो देश के सभी किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। आप मानते हैं जो सही किसानों खेत में काम कर रहे हैं और जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो 100% जो किसान हैं वो अपने गन्ने के खेत में गन्ना लेके जा रहा है, गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, सरसों के खेत में पानी लगा रहा है, वो काम में बिजी है। और मेरा भी हर गांव में जाना रहता है। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कानून बनाया है उसके समर्थन में है। बहुत सारे लोग मेरे पास ज्ञापन दे के जाते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के समर्थन में हैं और हम नहीं चाहते कि बिल वापस हो। स्वतंत्रता किसान की है कि वो चाहता क्या है। और जो कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग वाली बात को लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग मतलब एक विशेष फसल का कॉन्ट्रैक्ट होना है, ना कि उसकी ज़मीन का होना है। आज भी छोटे छोटे किसान हमारे यहाँ हैं जो गाँव में कुछ परिवार के लोग बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी खेती आज भी लोग बटाई पे करते हैं, जिन्स पे देते हैं, पेशगी पे देते हैं, लगान पे देते हैं, और वो तो कई कई सालों को दे देते हैं। लेकिन इस कानून से सिर्फ एक फसल का एग्रीमेंट होना है। उस एग्रीमेंट में, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, किसान की मर्जी के मुताबिक होना है। फसल बोने से पहले उसको पता लग जाएगा कि उसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। उसको अभी किसान पैदावार कर रहा है, उसको पता नहीं कि जब फसल होगी तो उसका क्या रेट होगा, क्या प्रॉफिट होगा। तो निश्चित ही किसानों के हित में ही पूरे कानून है और 100% किसानों के हित में कानून है। और इस कानून के लिए जब विपक्ष में यूपीए की सरकार थी, वो लोग संसद में भी कहते थे, मनमोहन जी के टाइम में भी आया, शरद पवार जी के टाइम में भी आया, और वो लोग चाहते थे, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये है। तो उनको प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी ने कैसे कर दिया। वो लोग इतने समय राजनीति करने के बाद, इतनी तरह सत्ता में रहने के बाद जो नहीं कर पाए किसान के लिए, उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें इस देश के विकास के लिए होनी चाहिए थी, जिनसे लोग वंचित रहे, गांव में चलने से वंचित रहे, मकान से वंचित रहे, बीमा से वंचित रहे, किसान पैदावार बढ़ाने से वंचित रहा, अब वो चीज़ें लोगों को मिल रही है, स्वतंत्रता आज़ादी मिल रही है। इस चीज़ को लेकर लोगों को प्रॉब्लम है, कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी जानते हैं कि ये वास्तव में किसान के हित में है। कानून बताते हैं, लेकिन काला क्या है, ये शब्द उनके पास नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक ये नहीं बता सकता कि इस कानून के आने से किसान को ये नुकसान होने वाला है। जो नुकसान हो बताएं तो सरकार तो उसको अमेंडमेंट करने के लिए तैयार बैठी। विपक्ष तो पूरा फ़ायदा उठा रहा है इस मुद्दे को लेकर। आज भी मुजफ्फरनगर में प्रियंका वाड्रा की एक जनसभा है जिसमें वो लगातार सरकार को घेर रही हैं, लगातार सरकार को पे निशाना साध रही हैं। तो क्यों ये मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, आप प्रियंका जी से आप ये पूछ लीजिए कि उनके परिवार की, उनके ससुर की शासन 65 सालों से किया है। अगर तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर वो कितने बड़े किसान के हितैषी हैं, हम लोग तो 2014 से आए, वो लोग तो मतलब जब से देश आज़ाद हुआ उन्हीं का वो है। तो अगर वो उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने क्या किया वो बता दें। हम 6 साल के बता सकते हैं कि किसान की आय दोगुना करने के लिए हमारी सरकार ने किन कानूनों के तहत क्या क्या कार्य किए और क्या क्या विकास किए, लेकिन वो अपने 65 साल के बता दें। और उनको रोका किसने था? आज जो विरोध कर रहे हैं, पहले तो सत्ता में वही थे, वो किसान के हित में जो उनको लगता है वो लेके आ जाते, तो क्यों नहीं लेके आए? तो सिर्फ राजनीति है और जनता उनको समझ चुकी है। उन्होंने 2014 का नज़ारा 2019 में सब लोगों को एकजुट होकर देख लिया, जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, और उनका जवाब जनता ने उनको दे दिया है। अब वो जनता में हारे हुए हैं, लोकसभा में हारे हुए हैं, राज्यसभा में हारे हुए हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का, झूठ लोगों को पेश करने का, झूठी चीज़ों पर भड़काने का, गुमराह करने का ये कार्य विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है कि सरकार को किस तरीके से वो घेरें, क्या कमी सरकार के विकास के कार्यों में निकालें। ये सारी चीज़ें सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी, किसानों के लिए थी, लेकिन किसान ही खुश नहीं है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो कहते हैं कि किसान खुश नहीं है, उनको एक्चुअल किसान की परिभाषा नहीं पता है। अगर किसान को देखना है तो आप गांव में जाइए, किसान से बात कीजिए, आप खुद जाके बात, अपने चैनल के माध्यम से आप जाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके चैनल से, आप खुद से आप जाइए किसान के बीच में, आप गांव में जाकर बैठिए, गांव में लोगों से पूछिए, आपको सच सामने नज़र आ जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो सच लोगों को देखना चाहिए। अभी जो किसान यूनियन के नेता बैठे हैं, जो उनके गाँव के लोग हैं, जो उनके साथ टिकैत साहब के साथ में जिन्होंने संघर्ष किया है, और ख़ुद ये जिस दिन ये कानून पास हुआ था इन्होंने स्वागत किया था, सोशल मीडिया पर पेपर की कटिंग सर्कुलेट हो रही है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने में वो कानून खराब हो गया? चाहेंगे सांसद जी, गणतंत्र दिवस के दिन जो राजधानी दिल्ली में हुआ, लाल किले पर हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो घटना हुई, जो शर्मनाक घटना हुई, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो मैं तो मानता ही नहीं कि वो इस देश के लोग हैं। वो इस देश के हितैषी लोग हैं, इस देश के नौजवान के हितैषी लोग हैं। उन लोगों को जो खालिस्तान की बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने जो ऐसी शर्मनाक घटना को वो दिया है, उन पे सरकार ने गिरफ्तार किया है, कार्रवाई हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि और कठिन से कठिन दंड उनको मिले, ताकि जो देश के तिरंगे के साथ में जो एक पूरी दुनिया हमारे उसको देखती है, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं, वहाँ पे जाके जो उन्होंने शर्मनाक काम किया है, उन पे ऐसी कार्रवाई हो कि आगे कोई व्यक्ति इस तरीके की सोचे भी नहीं, करें तो बहुत बड़ी बात है। तो आप मानते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और बड़े स्तर पर होनी चाहिए, जिस तरह से देश की हमारी छवि और देशों में धुंधली की गई? नहीं, इसमें कार्रवाई, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि उन पर मतलब कठिन से कठिन कार्रवाई हो, देशद्रोह की धारा उन पर लग के कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते, देश का सम्मान नहीं कर सकते, वो किसी के हितैषी नहीं हो सकते, किसी समाज के हितैषी नहीं हो सकते, किसी धर्म के हितैषी नहीं हो सकते, किसी गांव के हितैषी नहीं हो सकते, किसी क्षेत्र के हितैषी नहीं। उनका काम। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना था कि ये जो किया गया है सब सरकार की सोची समझी साजिश थी। जो लोग उनमें दिखाई दे रहे थे दंगा करते हुए या ऊपर चढ़ के झंडे का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो सांसद जी के साथी थे जो कि पंजाब से सांसद हैं। देखिए, पंजाब के सांसद ने खुद अपने ट्विटर के द्वारा भी, सोशल मीडिया के द्वारा भी उन्होंने वो किया है कि वो आदमी कभी मेरे साथ होता था, लेकिन अभी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सनी देओल बहुत समय से लेना देना नहीं। तस्वीरें पाई गई थी उनकी। तस्वीरें किसी के साथ भी हो सकती हैं। पब्लिक में कोई भी व्यक्ति उसके साथ अगर तस्वीर लेगा तो उसको मना नहीं करेगा। और कौन व्यक्ति आगे खड़ा होकर किस तरीके से क्या कर रहा है, ये तो उसके कारनामे की बात पता लगता है। पब्लिक में चेहरा देख के तो आदमी फ़ोटो खिंचवाएगा नहीं कि ये इसका फ़ोटो खिंचवा रहा है। चुनाव के समय में बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग प्रचार में मिलते हैं, तो प्रचार में कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचवा सकता है, कोई व्यक्ति सेल्फी ले सकता है, कोई व्यक्ति पार्टी का बता सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको ये अधिकार मिल गया फ़ोटो खिंचवाने के बाद कि वो कहीं भी जाके ऐसा काम कर सकता है, घिनौना काम। तो ये वास्तव में सर्वनाक है। सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे, हालांकि हमारी सरकार पूरा कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन जो कठोर से कठोर दंड हो वो उनको मिलना चाहिए। मैं ऐसे मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में जो अपराध का गिराव पड़ रहा है, विपक्ष उत्तर प्रदेश को भी घेरने का प्रयास कर रहा है। आप भी खुद बुलंदशहर से सांसद हैं, आपके क्षेत्र में ही काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, घटनाओं का अगर आंकड़ा करें तो फिर हम पेपर लेके बैठते हैं कि 2017 से पहले क्या आंकड़ा था और आज क्या आंकड़ा है। जो घटनाएं हैं, अब आप देखते हैं कि हमारी जो बहन बेटियां थीं वो दिन में भी कॉलेज जाने में घबराती थी, दिन में भी चेन स्नैचिंग होती थी, दिन में भी लूटपाट हो जाती थी। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधरी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो वास्तव में सराहनीय कानून व्यवस्था है। आज की डेट में हमारी बहन बेटी किसी शादी ब्याह में रात को भी जेवर पहन के जा सकती है, नहीं तो नकली जेवर पहन के जाती थी।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर की। आप 5 साल पहले भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे, आप आज मौजूदा भी इसी क्षेत्र से सांसद हैं। कोई ऐसी सौगात आप बताइए, आपने क्या क्या यहाँ के इस ज़िले को सौगात दी है बुलंदशहर को? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जी, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर जितना दिल्ली के नज़दीक है इतना ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन 2014 के बाद देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, और विकास की गंगा हर क्षेत्र में बही है। अगर हम बात करें सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जिसमें लोगों को, महिलाओं को गैस के सिलेंडर भी दिए, करीब 2.5 लाख परिवारों को गैस के सिलेंडर दिए गए, और ऐसे शौचालय निर्माण, आवास निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आपका ये सम्मान निधि। इसके साथ साथ जो मुख्य काम बुलंदशहर में है, देखिए सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ प्रयास हुआ, केंद्रीय विद्यालय है वो डबल शिफ्ट में शुरू हुआ, वही बिल्डिंग, वही अध्यापक और डबल बच्चे उसमें शिक्षा ले रहे हैं। तो पहला काम तो हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस समय अपने HRD मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी थी, उनके द्वारा बुलंदशहर का केंद्रीय विद्यालय डबल शिफ्ट में हुआ। जी, बुलंदशहर में दिल्ली की तरह घर घर पाइप से गैस पहुँचे, सिलेंडर के लिए नहीं जाना पड़े, तो PNG गैस का काम शुरू है, CNG के पंप लग गए हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्य है, सरकार ने मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में, जो यहाँ के युवाओं का, बुलंदशहर वासियों का एक सपना था कि बुलंदशहर के नौजवान अगर MBBS करें, डॉक्टर बने, और बाहर के नौजवान भी, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज अगर बनता है तो उसमें कई क्षेत्र में विकास होता है, कई लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सारे उसको वो होता है। तो ये मेडिकल कॉलेज की सौगात बहुत बड़ी सौगात है बुलंदशहर के लिए। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हों, हर योजना का लाभ बुलंदशहर में अच्छे स्तर पर पहुंच रहा है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना बदलाव बुलंदशहर में 6 साल में हुआ है, और आगे मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि इसी गति से आगे कार्य बढ़ता रहेगा, और जो कमियां छूट गई हैं बुलंदशहर के विकास में, जो कार्य कुछ रह गए हैं, कुछ अधूरे हैं, वो पूर्ण होंगे। तो ये थे डॉक्टर भोला सिंह, जो कि बुलंदशहर से मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं। अगले हफ्ते फिर किसी देश की बड़ी हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।